आज अनस्क्रिप्टेड बैठक में हमारे साथ हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति राय जी। हम बात करेंगे उनकी सोच, उनका सफ़र और उनके विज़न के बारे में। वेलकम टू दी अनस्क्रिप्टेड बैठक में। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और उनका क्या व्यवसाय है, क्या करते हैं वो लोग? हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत में बताऊं तो मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझे एडवोकेसी में वही लेकर के आए। और मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है समृद्धि, बेटा है जतिन। दोनों ही लॉ ग्रेजुएट हैं। बेटी का तो मास्टर्स भी हुआ है NLIU से। और दोनों ही मेरे साथ एडवोकेसी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा परिवार ही अधिवक्ता हाँ, है? हमारे घर में मेरे देवर भी एडवोकेट हैं, अच्छा। जेठानी भी एडवोकेट हैं, देवरानी भी एडवोकेट हैं। हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, हमारी नंद के बेटे हैं, वो सभी एडवोकेट हैं। ऐसे लगभग 17-18 सदस्य हम लोग वहाँ पर एडवोकेट हैं। घर में मतलब नॉर्मल बातचीत से ज़्यादा तो केसेस के बारे में डिस्कशन होता नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। हम लोग जब काम करके जब अपने घर को लौटते हैं तो फिर हमारे यहाँ एक बड़ा शांतिपूर्ण माहौल होता है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और जो एक भरा पूरा परिवार है उसका पूरा सुख लेते हैं। तो मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। बहुत और भी प्रत्याशी हैं अध्यक्ष, जी। अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो लोग आपको ही वोट क्यों दें? और आप ऐसा क्या विज़न लेके आ रही हैं, क्या मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं कि जिससे आपको, जो आपको भीड़ से अलग रखता है, बाकियों प्रत्याशियों से अलग रखता है? देखिए, पहला तो मैं सभी प्रत्याशियों से इसलिए अलग हूँ कि मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ और 145 सालों में अभी तक हमें ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। सभी को अवसर मिले हैं, सभी ने काम किया है, लेकिन एक महिला अधिवक्ता ने अध्यक्ष पद पे पहुंच करके अभी तक अपना काम करके नहीं दिखाया है। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? और जब तक इसका मौका नहीं मिलेगा, ये चीज़ प्रूफ नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो आज अब हमारा वक्त है, हमें आवश्यकता है कि एक मौका हमें दिया जाए। 145 साल का एक लंबा समय होता है और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो आज जब महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, और हम काम किन के लिए करना चाहते हैं? हम तो आप सभी के लिए ही काम करना चाहते हैं। प्रत्याशी महिला पुरुष होने से कुछ नहीं होता। जैसे एक अधिवक्ता होता है, जी। पुरुष भी अधिवक्ता होता है, महिला भी अधिवक्ता होती है। तो अधिवक्ताओं का चुनाव है और फीमेल ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है, वो कुछ अलग नहीं है। तो एक बार हमारे माइंडसेट से जब हम परिवार चला रहे हैं, जब हम देश चला रहे हैं, जब हम बड़े बड़े आपके ऑपरेशन सिंदूर जैसे पता नहीं कितनी चीजों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं, तो ये तो हमारे घर का अध्यक्ष का चुनाव है। हमें तो हमारा घर सुचारू रूप से चलाना है। तो ये तो हम रोज ही करते हैं। तो हमारे लिए इसमें कुछ भी नया, हमारी पात्रता बाकी लोगों से ज्यादा है, इसलिए अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। आपको अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो अपने आप को तो कैसे करेंगे? हमारा तो अपनी आइडेंटिटी कि हम एडवोकेट हैं, आई थिंक यही सफिशिएंट है कि हम एडवोकेट हैं। मैं वकील हूँ, यही काफ़ी है बस। जी। आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा था? जैसा एक सामान्य लड़की का होता है कि घर घर से स्कूल या कॉलेज। और हमारे समय पर तो ये मोबाइल नहीं होते थे और हम लोग कहीं भी नहीं जाते थे। बस जैसे ही हमारा कॉलेज से स्कूल से छूटने का टाइम होता था तो हमारे घर वालों को पता होता था कि इतने बज के इतने मिनट में इनको घर के अंदर आना है। मुझे तो बस वैसे ही जैसा सामान्य सभी का होता है मतलब वैसे ही। एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। हाँ, मेरे फादर टीचर थे, तो उनके कारण से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, जो कि बहुत अच्छा था। आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा और अधिवक्ता ही क्यों बनना चुना आपने? मेरे फादर टीचर थे, मदर हाउसवाइफ। तो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ। और पहले के समय में जो मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मैं नहीं कह सकती, कि जो एडवोकेट हैं जिनको कोई काम नहीं बनता था वो वकील बन जाते थे। तो मैं भी बस वैसे अचानक वाली एडवोकेट हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी। मैं स्काउट गाइड में सर्विस कर रही थी, मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। बट पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ा। पर मेरे फादर लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे, जब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, कि तुम लॉ में एडमिशन ले लो। जी।
तो उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया, वही मुझे बुक्स ला कर देते थे और मैं बस पढ़ करके जा करके एग्जाम दे लेती थी, क्योंकि मैं जॉब में थी उस समय। तो बस एडवोकेट बन गई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये प्रोफेशन बनेगा। तो बस मैं इन परिस्थितियों में वकालत में आ गई। मतलब एक काफी स्ट्रिक्ट माहौल के बावजूद एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है। हाँ, मैं और मेरे ब्रदर हम दो लोग घर में थे। तो मेरे फादर का अभी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, आज से 3 साल पहले। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे ब्रदर के 2 बच्चे हैं, तो उनका पढ़ाई की तरफ हमारे फादर का झुकाव इतना ज़्यादा था कि अगर किसी बच्चे ने किताब मांगी है तो उनका एक जवाब था कि कभी बच्चों को किताब के लिए मना मत करना, क्योंकि पढ़ने की आदत बहुत मुश्किल से आती है। और उन्होंने उसके लिए हम लोगों के साथ बहुत मेहनत की। तो वो चाहते थे कि, उन्होंने खुद ने लॉ किया है, वो भी आई थिंक 55 की एज में उन्होंने अपना LLB की पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा। बट फिर थोड़ा सा उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, फिर डिस्टर्ब हो गए, तो वहां से उनका फाइनल ईयर नहीं हो पाया था। नहीं तो वो खुद ही अपने आप को लॉ का स्टूडेंट बना के चल रहे थे और लॉ कंप्लीट करना चाह रहे थे। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, घर में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको लॉ का नॉलेज हो, तो उन्होंने मुझे चुना। और मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाई। और बस मैं इस तरीके से एक, मतलब एडवोकेट बनने की बुनियाद वहां से शुरू हो गई, उनके आशीर्वाद से। मतलब आपने अपने पिता के सपनों के लिए अधिवक्ता का हाँ, सफर चुना। मैंने पढ़ाई तो, वो भी एक बड़ा मजेदार वाकया है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा कि लॉ कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो किया नहीं, मुझे क्यों इन चक्करों में आप ला रहे हो, क्योंकि मुझे तो वकील वकील कभी बनना नहीं है, बिल्कुल। कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, तो ऐसी कोई कल्पना ही नहीं थी। और फिर ये हुआ कि वो बोले नहीं नहीं बेटा, लॉ तो कर लो। माँ बाप को कई बार आभास होता है कि शायद हमारे बच्चों को उसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने, चूंकि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैं उनकी बात के लिए मना भी नहीं कर सकी, और मुझे लगा कि इनकी इच्छा है तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। शर्त ये रखी कि फीस भरने आप जाओगे, बुक्स लाने आप जाओगे, और वो भी बिल्कुल सहजता से मेरी फीस भी जमा करते थे, मेरे फॉर्म भी लाके मुझे देते थे, एग्जाम फॉर्म वो लाते थे, मैं भर करके उनको दे देती थी, वो जमा करने जाते थे। मतलब इस तरीके से मुझे समझ ही भी नहीं आया, मेरा लॉ कंप्लीट हो गया। बट मतलब फिर 80% हाथ आपके पिताजी का 90% हाथ उन्हीं 90%। का है कि अगर वो नहीं कहते तो शायद मैं कभी भी लॉ नहीं करती। और फिर परिस्थितियां, भाग्य में तो जो लिखा है तो आपको आना तो यही पड़ेगा। बट उस समय ये चीज थी कि हाँ, उनके ही कहने से, उनकी ही इच्छा से मैंने ये चीज की थी। और आप अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, अधिवक्ता संघ का हाँ, जिला अधिवक्ता अध्यक्ष संघ पद की का। प्रत्याशी हैं। जी। तो कब आपको लगा कि वकील ही नहीं, हमें लीडरशिप क्वालिटी की भी जरूरत है? मैं ये कहाँ 98 से में लीडरशिप क्वालिटी आई? मैं 98 में प्रैक्टिस में आ गई थी। और 99 का मेरा, उस समय हमारे यहाँ 1 ईयर की जूनियरशिप होती थी, मेरा 99 का रजिस्ट्रेशन है। और 2016 में कुछ हमारे यहाँ सीट आवंटन को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे समझ में आई। और तब तक मैंने अपने आप को इन 7-8 सालों में एडवोकेसी को सीखने में मैंने काफ़ी चीज़ें की थी। तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसी बातों से लगा कि नहीं, आपने, अगर आपने आपने इतना इस फील्ड में अगर कुछ करने का सोचा है तो उसका एक रास्ता शायद इन इलेक्शन के थ्रू भी जाता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया। तो मुझे लगा कि हम भी तो वहां पहुंच करके उस काम को कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली इलेक्शन का प्रोसेस ये है कि हम कोई पॉलिटिकल इलेक्शन तो लड़ते नहीं है, हमारे एडवोकेट्स के इलेक्शन होते हैं। तो वहाँ इलेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि आप अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे, आप उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे, और बहुत सारी चीजें, बार बेंच का समन्वय और बहुत सारा कुछ। तो मुझे लगा कि नहीं, इस जगह मुझे जाना चाहिए। तो 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेजरार का इलेक्शन फाइट किया था। और 2016। 2016 में जी। फिर उसके बाद में ऐसी सडनली किसी से पता चला कि स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टेट बार काउंसिल का। तो मैंने सोचा कि ये भी लड़के देखते हैं कैसे लड़ा जाता है। तो हमारा स्टेट बार का इलेक्शन तो समुद्र है, आप डूबते चले जाओ, पूरे प्रदेश को घूमते चले जाओ।
तो 2020 में वो इलेक्शंस हुए, उसके लिए मैंने 6-8 महीने पूरा मध्य प्रदेश घूमा, काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें 25 मेंबर्स होते हैं, अभी भी उसकी काउंटिंग चल रही है हमारे यहाँ। तो 2020 में जब वो इलेक्शंस हुए तो मैं उसमें थोड़े से 2-3 अगर लोग और मेरे से पहले एलिमिनेट हो जाते तो मैं उस समय मेंबर बन जाती, बट वहां से मैं फिर उसमें एलिमिनेट हुई, बाहर आई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, लड़ने का काम इसमें है। तो फिर मैंने उपाध्यक्ष के लिए फर्स्ट टाइम फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मैंने फिर किया। तो हमारे सारे लोगों का, सारे अधिवक्ताओं का बहुत सहयोग, बहुत प्यार मुझे मिला, और मैंने रिकॉर्ड वोटों से अपने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। और उसके बाद वहां से मेरा रास्ता खुला कि मुझे लोगों को ये दिखाना है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक महिला जब किसी पद पर पहुंचती है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसे कहीं ना कहीं अपने पूरे समुदाय को प्रूफ करना होता है बिल्कुल। कि अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं तो हमसे बाद में आने वाली जो महिला है उसे कहीं लोग अपने किसी कारण से उसे फेल ना कर दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे वाली महिला की बहुत ज्यादा होती है। तो जब मैं उपाध्यक्ष पद पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में गई 2022 में, तो मैंने देखा कि यहाँ महिलाओं के द्वारा कुछ बहुत सराहनीय सा करने का प्रयास नहीं किया गया। वहां से मैंने शुरुआत की कि नहीं, ये तो प्रूफ करना होगा कि हम भी अगर चाहें तो हर काम कर सकते हैं। वहां से धीरे धीरे मैंने महिलाओं के सहयोग से, हमारे अधिवक्ता साथियों के सहयोग से बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारी चीजें की, कई समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इस तरीके से एक नई जिम्मेदारी को मैंने निभाया, और 2024 में मैंने उपाध्यक्ष पद पर वापस से चुनाव लड़ा, और वह चुनाव भी मैं सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरीके से उस चुनाव को भी मैं जीत कर आई। और मैंने अपनी उन्हीं चीज़ों को जिनको मैं 2 साल पहले से कंटिन्यू करते चली आ रही थी, मैंने धीरे धीरे महिलाओं को एक सूत्र में बांधने का काम, उनसे संबंधित समस्याओं के लिए। बाकी उपाध्यक्ष तो आप सिर्फ महिला के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। हमारे यहाँ महिला का पद पूरे आरक्षित है, अधिवक्ता समूह के इसलिए लिए। वो सभी के लिए। तो जहां जहां जब भी किसी को जरूरत हुई, जिसने भी कभी मुझ तक अपनी कोई समस्या लेकर आए, तो मैंने बाकायदा उसका हल किया, उसको अच्छी तरह हल करने का प्रयास किया। और अब मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें हैं जो एक अध्यक्ष ही कर सकता है। उपाध्यक्ष का काम तब होता है जब अध्यक्ष वहां पर ना हो, तो उसकी एक सीमाएं हैं। और मुझे लगा कि जिस तरीके के वेलफेयर की जरूरत हमारे अधिवक्ता संघ को है, हमारे अधिवक्ताओं को है, उस पर उस तरीके से कार्य अभी नहीं हो पाया है। और मैं उसको अपने नजरिए से, मैंने उसको एक अपना एक माइंडसेट बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अधिवक्ताओं की जैसे पेंशन एक बहुत जरूरी समस्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन जो 60+ हैं, लेकिन उनके लिए शासन से या कहीं से भी हमें कोई पेंशन प्राप्त नहीं होती, जबकि उनकी नीड है। कई बार उनका शरीर काम नहीं करता, या कोई अपंगता आ जाती है, या कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो अपनी उम्र और परेशानियों की वजह से न्यायालय नहीं आ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए पेंशन होना चाहिए। हमें कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी से हमको सुरक्षित नहीं किया गया। हमारे यहाँ जब किसी एडवोकेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई बड़ा फंड नहीं है जिससे हम उनकी सहायता अच्छी तरह कर सके। बहुत नॉमिनल अमाउंट में हम उनकी सहायता कर पाते हैं। तो मैं अगर मेरा एक व्यू ये है कि अगर मैं अध्यक्ष बन के आती हूँ तो मैं निश्चित रूप से जो पॉलिसी है मेडिक्लेम, जिसमें डेथ भी कवर रहेगी, मैं उसको लेकर के आऊंगी। मैंने उसके लिए एक हमारा इंडिया पोस्ट का, गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसमें 2600 रुपये अगर सालाना आप देते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो 17 लाख रुपए तक का उसमें उन्होंने रिस्क कवर किया हुआ है। उसमें बहुत सारा कुछ है, कैशलेस फैसिलिटी भी है, बहुत कुछ है उसमें। मैं अध्यक्ष बन के आती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने एक एक अधिवक्ता को उससे मेडिक्लेम से सुरक्षित करूंगी, ताकि उनको किसी की भी तरफ कोई परेशानी में देखना ना पड़े।
वो ये ना सोचे कि इनसे मुझे पैसे मिल जाएंगे या उनसे मिल जाएंगे। उनके पास अपना एक अधिकार होगा, बिल्कुल। अपनी एक पॉलिसी होगी जिससे वो सारी चीजें कर सकेंगे। हमारे यहाँ लॉ लेक्चर्स की बहुत कमी है। नए नए कानून दिन ब दिन आ रहे हैं, लेकिन लॉ लेक्चर्स ना होने से उस तरीके का, जैसा हमारे यहाँ जजेस हैं उनके ट्रेनिंग कोर्सेज होते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सुविधा गवर्नमेंट ने भी नहीं की है और हमारे यहाँ उतना सुचारू रूप से वो चल नहीं पाई है। मैं अगर अध्यक्ष बन के आती हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले हर महीने लॉ लेक्चर्स का आयोजन किया जाए, स्वास्थ्य शिविर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम महिला अधिवक्ताओं को अभी तक नेतृत्व नहीं मिला। अब ये तो बात हो गई जो हमारे सीनियर सिटीजन अधिवक्ता हैं 60+ ईयर वाले, उनके लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो नई पीढ़ी है, अभी आने वाले जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जी। अभी जो युवा अधिवक्ता कोर्ट जाते हैं, इनको जो समस्या मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चैम्बर नहीं है, कहाँ बैठें, कैसे केसेस हैंडल करें, इन सब के बारे में क्या करेंगे आप? मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे यहाँ पर लॉ लेक्चर्स का आयोजन मैं करूँगी। उससे यह होगा कि जो नए बच्चे हैं उनको सारी जानकारी मिलेगी, जो भी नए लॉ बनते हैं या जो भी हमारा कानून है उसके बारे में एक विधिवत जानकारी मिलेगी। हम कंसल्टेशन रखेंगे। जो बच्चे केसेस लेकर के आते हैं उनको उसका आइडिया नहीं होता कि उनको कैसे लड़ना है, जी। तो उनके लिए हम सीनियर से उनको गाइडेंस दिलवाएंगे। उनके केसेस में उनको जो समस्या है उसके लिए हम दिन निश्चित करके उनके लिए सारी सुविधाएं करेंगे। रही बात सिटिंग अरेंजमेंट की, तो डेफिनेटली उस पर वर्क किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी सीटें खाली हैं जिस पर कोई नहीं बैठता और बहुत सारा स्थान है, बस हमने उसको थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं किया हुआ है। तो उस पर भी पर्याप्त जगह है, क्योंकि जो हमारी सीटें होती हैं उसमें हम एक एक दो दो जूनियर्स को नॉर्मली अपने साथ बैठाते हैं, तो जो भी बच्चे आते हैं उनको हमारे साथ सीखने भी मिलता है। तो ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। चैम्बर तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारा अधिवक्ता संघ की काफ़ी बड़ी हमारे पास बिल्डिंग है, ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, तो हम वहाँ सभी जगह उनकी व्यवस्थाएं पहले भी कर रहे थे और आगे जाके भी करेंगे। और सभी नए एडवोकेट्स के लिए मेरा ऐसा सोचना है, एक सामान्य सोच होती है कि जो जिला अधिवक्ता संघ में जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से उतना उनका कांटेक्ट नहीं रहता। मेरा ऐसा सोचना है कि उन बच्चों को जरूर से हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उनसे जरूर कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए जरूर प्रयास करूँगी। आप महिलाओं की बात कर रही थी, तो जब व्यक्ति महिला के बारे में, मतलब पहला जो महिला इंटरेक्शन रहता है वो माता से रहता है। तो माता जो रहती है मल्टीटास्किंग रहती है। हाँ। ये खाना, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चे की भी परवरिश करना है। जब महिला आगे बढ़ती है तो अपने परिवार, एक समूह, सबको लेके आगे बढ़ती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि महिला सशक्तिकरण का असली मतलब आपके लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण का सबसे सही मतलब ये है कि महिला इस कदर सशक्त हो कि वो अपने परिवार और समाज को भी सशक्त कर सके। कि महिला सशक्त होगी तो बहुत सारे अपराध, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी सोच परिवर्तित होगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना और इस तरीके से लड़ना कि हमारा परिवार डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। सशक्तिकरण के साथ में जो आपकी सामाजिक जवाबदारी है, पारिवारिक जवाबदारी है, उसको भी पूरा करते हुए जो महिला आगे बढ़ती है वो निश्चित रूप से सशक्त होती है और हमें ऐसे ही समाज की आवश्यकता है। जो हमारा समाज और सोसाइटी है वो अभी भी बदलाव नहीं आया है समाज में। तो लोगों का सोचना ये है, महिला है कैसे थाने जाएगी। तो कभी इमरजेंसी में अगर थाने, पुलिस स्टेशन, किसी छात्र अधिवक्ता के लिए या किसी के लिए भी अगर जाना पड़े तो आप कैसे इससे डील करेंगी? महिला क्या अभी भी सेफ फील करती है? मैंने तो हमेशा ही सेफ फील किया है, क्योंकि मैं 2022 में जब से महिला उपाध्यक्ष के पद पर आई थी तब से लेके आज तक मैं 100-150 बार तो आधी आधी रात में भी थाने जा चुकी। मेरे फादर को एक बार फिर मैं क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई। मैं कार ड्राइव करना बहुत पहले से जानती हूँ और मैं अपनी गाड़ी उठाती हूँ और चल देती हूँ। और मुझे ये जबलपुर, मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इतने वर्षों से पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब भी कोई अधिवक्ता या किसी को भी मेरी ज़रूरत महसूस होती है
तो मैं लगातार उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचती हूँ, आज तक पहुँची हूँ। अध्यक्ष बनने का जो मैंने एक दायित्व लोगों के सामने रखा है कि मुझे अध्यक्ष बनना है, तो मेरी सोच कहीं न कहीं इसके लिए भी बिल्कुल होगी कि मेरे अधिवक्ता परिवार पर अगर कोई परेशानी आती है, तो मेरी जवाबदारी है कि अपने परिवार के लिए सबसे पहले मैं पहुँचूँ और लड़ूँ। तो डेफ़िनेटली वो तो करना ही होगा और उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, आप इसके पहले जब आप अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ रही हैं अध्यक्ष पद का, जी। तो आपके पहले कौन सी महिला रही है अध्यक्ष? नहीं, हमारे यहाँ तो 145 साल में आज तक जिला अधिवक्ता संघ के लिए कोई भी महिला अध्यक्ष अच्छा, 145 ईयर से कोई भी नहीं रही है? कोई भी महिला नहीं रही। और बीच में हमारी एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा प्रयास किया गया था, हाँ। बट हम सफल नहीं हो पाए थे तो उसमें। आपने क्यों सोचा, जब 145 साल से कोई नहीं सोच रहा है, आपने क्यों सोचा कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं तो उस वक्त जब उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तब हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उन्होंने किसी महिला उपाध्यक्ष को भी नहीं चुना था। लेकिन मुझे तमाम हमारे अधिवक्ताओं के सहयोग से मैं 2 बार से उपाध्यक्ष का अपना एक सफल कार्यकाल निकाल कर के आई हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कार्यशैली और उनका सहयोग मुझे जिस तरीके से मिलता है, उनका प्रेम, उनका स्नेह और एक हमारे बीच में जो अधिवक्ता परिवार की जो भावना है, जिसने मुझे संबल दिया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और इस वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ कि अध्यक्ष पद पर मैं लड़ूँ और यदि मैं सफल होती हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर अपने अधिवक्ता परिवार के लिए काम करूँगी। आपको किसी ने मना नहीं किया कि 145 साल से कोई नहीं लड़ा तो आप क्यों लड़ रहे हो? नहीं, मुझे किसी ने मना नहीं किया और मुझे मतलब एक प्रेरणा चैलेंजिंग दी। है ना? हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है, हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है चुनाव लड़ने में और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ जो पुरानी और नई बिल्डिंग है, जी। तो उनमें क्या अंतर है? नई बिल्डिंग में क्या सुविधा मिल रही है? वहाँ के जो युवा अधिवक्ता हैं, बदलाव आया है कि बस नहीं, दिखावे का है? पहले जो हमारी जिला न्यायालय की जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो तोड़ करके अब वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर हमें थोड़ी-सी परेशानियाँ थी, पर हमारे बीच प्रेम बहुत था। हम हर दिन हर व्यक्ति से मिलते थे। एक सर्किल में पूरी कोर्ट थी। एक सिरे से हमारे एडवोकेट साथी अपने-अपने केसेस में जाते थे, तो हम उनसे कहीं न कहीं मिलते थे, टकराते थे। हमारे बीच में एक समव्यवहार बना रहता था। नई बिल्डिंग में हम 2018 में आए। बहुत कह सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं और हम एक दूसरे से मिल तक नहीं पाते। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमें काम करने के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। हमारे बहुत से अधिवक्ता साथी बीमार पड़ जाते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चलने की वजह से घुटने और पैर की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और अधिवक्ता बिल्डिंग को जो न्यायालय के कक्ष हैं उनसे, न्यायालय की जो बिल्डिंग है उनसे पृथक कर दिया गया है। तो हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। हमें शासन से ऐसी कोई सुविधाएं उसमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। हमारे पूरे जो 9 से 10 हमारे हॉल बने हुए हैं, उनमें हजारों अधिवक्ता बैठते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं है, कूलिंग फैसिलिटी नहीं है। हमें इतने कूलर और पंखे अरेंज करना पड़ते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी आबादी होने की वजह से, संख्या होने की वजह से हमारे यहाँ सफोकेशन और गर्मी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। एक चीज और मैं देखा जब मैं आया था, किसी एक मित्र का केस था तो उस कारण मुझे आना हुआ। वहां पे साफ सफाई भी नहीं है, स्टेयर्स में थूके पड़े हैं लोग। हाँ, हमारे यहाँ हमने जबकि जिला अधिवक्ता संघ ने एजेंसी को हायर किया हुआ है साफ सफाई के लिए, लेकिन लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है। वहाँ पर पक्षकार आते हैं, वहाँ पर हजारों एडवोकेट हर दिन आते हैं। तो आप किसी से भी सुबह और शाम सफाई करा सकते हैं, बट दिन भर में बार बार सफाई करना संभव नहीं है। एक तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हमें शासन से इसके लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे अधिवक्ता संघ की जो आय है उसमें से ही हमें वो खर्च निकालना होता है। अगर हमें सरकार से इस संबंध में मदद मिल जाए कि जहाँ इतने हजारों लोगों का आना जाना है, एक तरफ न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसकी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन जिला अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग का साफ सफाई का जो जिम्मेदारी है वो अधिवक्ता संघ को दे दी गई है। हमारे पास हमारे अधिवक्ताओं से हमें जो आय प्राप्त होती है उससे ही हम ये सारी चीजें करते हैं।
तो हम ऐसी कोई बहुत बड़ी एजेंसी को हायर नहीं कर पाते। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई का अभाव रहता है, सिर्फ सुबह और शाम ही बिल्डिंग साफ हो पाती है। अब अधिवक्ता जो है वो उनका काम है देश में जो भी अपराध है उसकी साफ सफाई करना। अब उन्हीं की बिल्डिंग में इतना गंदगी है तो ये कैसे चलेगा? तो साहब, हम अधिवक्ताओं को इंसान माना भी कहाँ जाता है? हमें ना गरीबी रेखा का कार्ड मिलता, ना हमें वो आपकी कौन सी योजना चलती है। हमारी जो अधिवक्ता बहनें हैं वो लाडली लाडली बहना बहना योजना। भी नहीं रहती हैं। आपका वो कौन सा इलाज वाला कार्ड रहता है ना, आयुष्मान कार्ड, हमें उसकी भी पात्रता नहीं है। हमें मोहल्ले में कोई मकान किराए से नहीं विश्वकर्मा देता। योजना। तो ऐसा श्रमिक से लेकर, मतलब कोई अधिवक्ता कार्ड सरकार हमारे लिए बनाए तो, कि हमें भी ऐसे वेलफेयर की जरूरत है। हर अधिवक्ता बड़े स्तर से पैसा नहीं कमाता, हर अधिवक्ता स्थापित अधिवक्ता नहीं होता है। इस बात को सरकार को समझने की आवश्यकता है। सरकार हर अधिवक्ता को एक ही तराजू में तौल देती है कि इनके पास हजारों लाखों रुपए आ रहा है। जिनके बड़े बड़े, जिनके यहाँ पुश्तैनी ये चीजें चली आ रही, कई कई पीढ़ियों से जहाँ अधिवक्ता है, बड़े नामी गिरामी अधिवक्ता हैं, वहां संपन्नता हो सकती है। लेकिन हमारे पास तो एक बहुत छोटे से स्तर से आया हुआ अधिवक्ता भी होता है, लेकिन हमें शासन से कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ ये बहुत सारी परेशानियां हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि हम हजारों लाखों की संख्या में हैं। पूरे एक जिला अधिवक्ता संघ की 10 से 12 हजार की हमारे यहाँ सदस्यता है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में तो हम कई लाखों में हैं। लेकिन इस तरीके से हमें नजरअंदाज करना, निश्चित तौर पर हम लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े हैं। कानूनी तौर तरीके अपना करके हम उन्हें सहायता देते हैं, उनकी समस्या का हल करते हैं। लेकिन हमारे लिए लोगों का रवैया बहुत उदासीन है। ये एक सोचनीय प्रश्न है। युवा अधिवक्ता जो हैं अभी, जो फर्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, तो उनकी आय तो अभी ना के बराबर रहती है। कोई अधिवक्ता बनते ही साथ तो पैसे कमा नहीं लेता है, और हर अधिवक्ता इतना ज्यादा पैसा कमा नहीं लेता है जो उसको एक बेसिक नेसेसिटी से अलग कर दिया जाए। बेसिक नेसेसिटी तो मिलना चाहिए। तो अब जब आप अध्यक्ष बनेंगी तो आप इस बारे में क्या करेंगी? आपका प्रश्न सही है। हमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कि हमें सरकार से ऐसा कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके सामने अपनी आपकी तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे उनको अपना फ्यूल के लिए कम से कम खर्च चाहिए, आते हैं तो कुछ उनको पॉकेट मनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सकें। हमें किताबें खरीदने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। मैंने अपने जो अध्यक्ष होने का जो दावा पेश किया है उसके साथ में मैंने ये सोच भी रखी है कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जिन्होंने अभी अभी हमारे जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता ली है, तो उनके लिए हम 10,000 रुपये का फंड देंगे। वो हम, हमारे जिला अधिवक्ता संघ के पास तो इस तरीके का खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो हमारी मदद करते हैं। जिनकी आय थोड़ी ज्यादा है। बाहर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी किसी तरीके से हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उनसे हम उन पैसों की व्यवस्था करेंगे जिससे हमारे जो नए आए हुए जो अधिवक्ता हैं उनको मदद मिल सके निश्चित रूप से। और ये कोशिश की जाएगी कुछ ऐसा मासिक भी आगे चल के हम उसका निश्चित करने की कोशिश करेंगे। पर अभी वर्तमान में मैं अगर चुन करके आती हूँ तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि मैं उनके लिए कुछ एक स्टाइपेंड जैसा बनाऊं। तो इनमें भी आप फिल्टर करेंगे? सबकी समस्या का समाधान तो कर नहीं सकते। हाँ, फिल्टर करना होगा। अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है और फैमिली से साउंड नहीं है तो उसको तो मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर अधिवक्ता परिवार से ही है और ऑलरेडी एक साउंड फैमिली से आता है तो उससे आपके ऐसे अमाउंट की उतनी आवश्यकता नहीं। तो जिन्हें ज़्यादा आवश्यकता है प्राथमिकता उन्हें आपको देनी होगी। ये विचार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। युवा जो अधिवक्ता अभी बन रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में एक मासूम 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। इससे पूरा देश हिल गया। तो और जो छोटी बच्ची हैं, जैसे 13 साल की मासूम बच्ची थी, तो ये जब अपराध होते हैं ऐसे, तो इनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? इसको कैसे आप टैकल करेंगे, कम करेंगे? देखिए, ऐसे अपराध तो निश्चित तौर से जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध होते हैं
तो मन तो ये कहता है कि ऐसे अपराधों में किसी को भी पैरवी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कानून, हम लोग चूंकि लॉ करके यहाँ पर आए हैं, हमारा कार्य है अधिवक्ता व्यवसाय। तो हमारे कानून में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। तो जब कोई मामला सामने आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होने में टाइम लगता है। तो जब न्यायालय में कोई केस फाइल होता है, तो जब हम, हमारे सामने एक्यूज आता है, जब हम उसकी पैरवी करते हैं, तो उसमें हमारी जवाबदारी होती है कि सच और झूठ का हम उसको प्रस्तुत करें, क्या सत्यता थी, हमारे जो अपराधी है उसने अपराध किया नहीं किया, उसकी परिस्थितियां क्या थी। अगर हम उसे निर्दोष प्रूफ कर देते हैं तो वो बच जाता है, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ में न्याय हो जाता है। लेकिन अगर उसने अपराध किया है, जैसे बहुत सारे कारण हैं, वहाँ के लोगों की गवाहियाँ, बहुत कुछ, घटना स्थल के साक्ष्य, तो वहाँ जहाँ वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होती है। लेकिन एक अधिवक्ता का कार्य है न्याय दिलाना। तो न्याय उस व्यक्ति के हित में क्या था, उसका क्या कृत्य था, ये वहाँ पर ट्रायल के दौरान पता लगता है। तो हम अपने कार्य से भी पृथक नहीं हो सकते। हमारी जवाबदारी तो अपने मुवक्किल के लिए कार्य करना है। बट सामाजिक रूप से अगर आपके इस प्रश्न के बारे में सोचा जाए तो निश्चित तौर पर मन नहीं करता कि किसी छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि ये हमें किसी तरीके से मतलब हमारा इनसे कोई कांटेक्ट था या ऐसा था, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। छोटे बच्चे के साथ जब कोई अपराध होता है तो पूरा समाज इसलिए दहल जाता है कि एक डर बैठ जाता है कि ये अपराध अगर इसी कहीं हमारे बीच में किसी के साथ ऐसा हुआ होता तो उसको बर्दाश्त करने के बारे में सोच करके ही रूह कांप जाती है। तो मन तो, जब फाइलें हम लोग ऐसी पढ़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल मन नहीं करता कि ऐसे व्यक्ति की पैरवी की जाए। लेकिन जब दायित्व की बात आती है कि ये हमारी ड्यूटी है, तो हम फिर ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकते। तो हम उस सत्यता के लिए कि आखिर ये अपराध किया था या नहीं किया था, इस आधार पर हम अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ते हैं। बट ऐसी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है जिसमें ऐसी घटनाओं के लिए ट्रायल होती है। आप लगातार 2 बार से उपाध्यक्ष के रूप में चयनित हो रही हैं। जी, तो आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? आपका क्या कार्यकाल में क्या आपने कार्य किए हैं? सबसे पहली उपलब्धि तो मेरी ये है कि जो चीज़ सोच करके मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था कि मैं अपने सारे अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करूंगी, तो मैंने उसे करने का पूरा प्रयास किया है। और दूसरा कि आपकी कार्यशैली से लोगों को परिचित कराना, तो वो भी सारे लोग, मेरे सारे के सारे मेरे जो अधिवक्ता साथी हैं, वो सब मेरी कार्यशैली के बारे में अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, जानते हैं कि मैंने जो ठान लिया है वो काम करूँगी। काम तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे शिविर, बहुत सारी चीज़ें। पर अभी हमने कुछ महीने पहले अभी हमारे जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा महिला दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से वहाँ के जस्टिस कोटेश्वर सिंह साहब को बुलाया था। वो हमारे बीच में थे और ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर हमारे कोर्ट के पास जो ऑडिटोरियम है वहाँ से किया था। और उस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह साहब हमारे साथ कम से कम 6 घंटे थे। वो एक बहुत अच्छा अनुभव और एक बहुत अच्छी अनुभूति है कि इतनी सहजता, इतनी सरलता ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तो वो एक बड़ा खूबसूरत पल था कि वो मेरे आग्रह पर यहाँ आए थे और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसे मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि जिला अधिवक्ता संघ में इससे पहले कभी कोई भी सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश नहीं आए, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के लिए आए थे। इसे हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल जी, के चुनाव के लिए आपने फॉर्म फिल किया था बट रिजेक्ट हो गया, तो ये क्यों रिजेक्ट हुआ? जी। अब रिजेक्ट तो इस बेसिस पर किया गया कि मैं यहाँ जिला अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष हूँ और मैं 2 पदों पर नहीं रह सकती, ये आधार बनाया गया था। जबकि मैं रेजिग्नेशन दे चुकी थी, मैंने सितंबर में ही रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन परिस्थितियाँ जो भी हों, ये कह सकते हैं कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया गया। मैं जो एक लंबे अरसे से मेहनत कर रही थी, मैं स्टेट बार काउंसिल का पहले भी इलेक्शन फाइट कर चुकी थी। तो इस बार मैंने तब से लेकर के अभी तक मैं एक लंबे समय से उस पद के लिए मेहनत की थी। बट
मुझे वो चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। हमने पिटीशन भी फाइल की, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गए, पर हमें वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने ये अध्यक्ष पद के लिए सोचा कि अब जिला अधिवक्ता संघ में चुनाव होना है, तो मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करूंगी और मैं यहाँ आ गई। हम जबलपुर संस्कार धानी में बैठे हैं, तो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ अपराध हो रहा है, वहाँ पे चाकू चल रही है, किसी का सर फट रहा है। ये जो अपराध बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी छोटी फैमिलीज होने लगी और मदर फादर दोनों वर्क कर रहे हैं, बच्चों पर उस तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा, घर में बुजुर्ग नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी समस्या किससे कहें, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक बच्चों की मन की बात आप नहीं सुनेंगे, उनकी कुंठाओं को दूर नहीं करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी। और आजकल हर व्यक्ति, महंगाई कह लें, हमारा बढ़ता हुआ जीवन स्तर कह लें, जिसकी वजह से सब कमाने में लगे हुए हैं, इसलिए जो हमारी फैमिली वैल्यू है वो बहुत कम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अपराध इसलिए बढ़ रहा है। जब आप अधिवक्ता बनी, ये जी। किस ईयर का? 1998 में मेरा लॉकअप। 1998 में जब आप अधिवक्ता बनी, तब का समय और आज का समय में क्या, जब उस पहले के समय में जो कठिनाइयाँ थी और आज जो बदलाव हुए, दोनों में क्या चेंजेस हुए? क्या कठिनाइयाँ थी उस समय और आज के बदलाव हो गए? काफ़ी परिवर्तन आया है। हालाँकि मुझे इन परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती थी। माँ और पिताजी दोनों का ही। और शादी के बाद मेरी सास भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, तो मुझे ये परेशानी कभी नहीं आई। लेकिन मैंने लोगों को काम करते देखा है। उस समय परिवार में भी किसी महिला का एडवोकेट होना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। अड़ोस-पड़ोस वाले भी बहुत अच्छा नहीं समझते थे। अगर आप किसी से बात करो तो लोग बोलते थे कि क्या कानून-वानून सिखा के चली गई क्या? ऐसा एक अजीब-सा माहौल था। और उस वक़्त ये सारी परेशानियाँ आती थी कि महिला को पहले अपने घर का सारा कुछ करना है और उसे कोर्ट पहुँचना है, ये उसकी अपनी ड्यूटी मानी जाती थी कि तुम्हें जाना है तो जाओ। वहाँ पे पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, क्या मिलेगा, सब बहुत सारे भ्रम भी थे लोगों को। मैंने काम किया, मुझे तो हमेशा हमारे सभी अधिवक्ता साथियों से बहुत सपोर्ट मिला। कभी किसी से कोई प्रश्न पूछा, कोई जानकारी चाहिए, सभी ने मार्गदर्शन किया, उसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन उस वक़्त जो परेशानियाँ थी और आज जो महिला अधिवक्ताएँ आ रही हैं, उनमें बहुत बड़ा ये अंतर है कि एक तो समाज का एक्सेप्टेंस है, फैमिली का सपोर्ट है, आपको एजुकेशन ही दिया जा रहा है, आपको एडवोकेट बनाया जा रहा है। हमें एडवोकेट बनाया नहीं जा रहा था। हम पढ़ने के बाद, एक समय के बाद एडवोकेसी करने अपने परिवार और तमाम लोगों से जूझने के बाद आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब एक खुला हुआ माहौल है। परिवार, ससुराल, आस पड़ोस सब आपके साथ है। और हमारे यहाँ तो खैर संघ का माहौल तो हमेशा ही महिला पुरुष के लिए समान रहा है। पुरुषों ने हमेशा महिला अधिवक्ताओं का सहयोग किया है। मैं 98 से अभी तक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे मेरे अधिवक्ता साथियों ने भरपूर सहयोग किया। महिला पुरुष सभी का मुझे सहयोग मिला है। उसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आज परिवर्तन तो है। जबलपुर संस्कार धानी के जो अधिवक्ता हैं, वो हमें अनस्क्रिप्टेड बैठक पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी को भी उसके लिंग, धर्म और व्यवसाय, इन सारी चीज़ों से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति को समानता का अवसर मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को समानता का अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना 100% दे सके। और मुझे भी इन्हीं सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं जिला अधिवक्ता संघ के होने वाले चुनाव में, जो 20 जुलाई को होने जा रहा है, उसमें अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूँ। तो मैं हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों से ये अपील करना चाहूँगी कि एक बार मुझे भी अवसर दें और मुझे अपना कार्य कौशल दिखाने का मौका दें। उसके लिए मुझे वोट करें और विजयी बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, आज के अनस्क्रिप्टेड बैठक के इस पॉडकास्ट से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो आपको, तो इसको उन अधिवक्ता दोस्त के साथ शेयर करें। अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको लगता है कि ज्योति राय जी जो अधिवक्ता संघ की प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद की दावेदार, तो अगर उनका विजन या मैनिफेस्टो आपको पसंद आता है तो उनको ज़रूर वोट करें। धन्यवाद।